फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे। तो इसका हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। इस पे हम बात करेंगे पूरे डिटेल से। मुझे उम्मीद है आप इसको पूरा देखेंगे और आप है जो सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चे हैं, मीन्स कि हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है जो करियर के बारे में खासकर हमें पता होना चाहिए। तो इस लिहाज से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पूरा देखेंगे। तो इस तरीके से चलिए हम शुरू करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। व्हाट आफ्टर क्लास 12th के बाद क्या करना है, इस तरीके से फर्स्ट से क्या करना है, सिक्स्थ में क्या करना है, किस क्लास में क्या करना है, कब कहाँ ध्यान रखना है, वो बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुने। तो जैसे बात करते हैं, अगर पहले से हम बर्थ की बात करेंगे या जब हम बच्चे होते वो भी जने भी नहीं होते हैं, तो क्या किस तरीके से असर रहता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि हम देखें तो पूरे 9 महीने हम अपनी माँ के कोख में होते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा असर रहता है जब हम अपनी माँ के कोख में होते हैं। तो यहाँ कैसा असर रहता है कि हमारी अम्मी जो है, उसने इन 9 महीनों में किस तरीके का बर्ताव किया है, किस तरीके का उसका व्यवहार रहा है, तो उसका असर एक बच्चे पे पड़ता है। ख़ैर ये तो आप सब जानते ही हैं। फ़िलहाल तो अब हम बड़े हैं, अभी हम ये कह सकते हैं हमें हमें क्या करना है, आने वाले जो हैं उनके लिए क्या करना है वो हमें पूरी वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये समझ सकते हैं कि हमें हमारे लिए क्या करना है, हमें खुद के लिए क्या करना है। अभी जो हम 6th सेमेस्टर में हैं तो क्या करना है, अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ तो मुझे क्या करना है। कोई बच्चा बोलेगा अभी मैं 10th में हूँ तो मुझे क्या करना है, तो वही बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर पहले के मंथ्स की हम बात करेंगे, फर्स्ट मंथ या फ्रॉम बर्थ टू फर्स्ट ईयर अगर हम बात करेंगे, हमारे बर्थ से फर्स्ट ईयर तक की बात करेंगे, तो बच्चे को क्या है, मालूम ही नहीं होता है कुछ। तो यहाँ हमें बच्चे को बड़ा प्यार देना है। क्या प्यार देना है, उस वहीं से मैंने अभी कहा कि माँ की कोख से ही आप बच्चे को तरबियत कर सकते हो। अब हाँ, जो बच्चे अभी जो हम बड़े हैं, अभी जो सुन रहे हैं मेरा लेक्चर, ऐसा वो नहीं है कि आप नाउम्मीद हो जाएँ, हमें क्या करना है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कुछ है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि वीडियो बड़ा भी हो सकता है, तो आप जाइएगा कहीं नहीं। तो यहाँ फर्स्ट ईयर जो हमारा होता है, पहले साल तक हमें बहुत केयर करना पड़ता है बच्चे को। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो साल 2 से लेकर 6 साल तक की उम्र जब आ जाती है, तो यहाँ तक हम अगर पेरेंट्स की बात करेंगे, वो दूसरे या तीसरे साल के बाद बच्चे को कहते हैं कि बेटा किताबें, वो छोटी-सी अल्फ़ाबेट्स की किताब उसको देते हैं। चलो बेटा ABCD पढ़िएगा। धीरे-धीरे उसको आदत पड़ जाती है। तो ये 6 साल आप अगर काउंट करेंगे तो ये 6 साल पूरा का पूरा जो है, यहाँ जो बच्चा है वो अपनी माँ की गोद में ही ये 6 साल गुज़ारता है। 4 साल तो भले ही उसकी गोद में गुज़र जाते हैं, उसके बाद 2 साल लग जाते हैं उधर प्री नर्सरी और नर्सरी में, यानी कि 6 साल उसी के पास। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये कि 4 साल की उम्र तक जो बच्चा अपनी माँ की गोद में या जो बच्चा अपनी माँ के पास, इन्हें इसीलिए कहा गया कि माँ की गोद पहली दरसगाह होती है। तो जो बच्चा अपनी माँ के यहाँ अच्छे से तरबियत लेता है, अच्छे से पढ़ता है या अच्छे से जो भी वो सीखता है, वो पूरी ज़िंदगी वो उम्र या पूरी उम्र भर वो नहीं सीख सकता उतना जितना वो वहाँ पर सीख सकता है। तो इस लिहाज से मैं बता रहा हूँ, ख़ासकर यहाँ जो है फीमेल्स की ओर बात जाती है कि, या हम ये कह सकते हैं हमारी अम्मी जो होती है या हमारी बहनें जो हैं, यहाँ आपको ज़्यादा केयर करना पड़ता है हमें बच्चे को, ताकि वो उसका जो फ्यूचर है बड़ा सिक्योर हो जाए। ये तो बचपन से ही ये चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं। अब कोई अभी जो ग्रेजुएशन में है उसको तो नाउम्मीद नहीं होना है कि यार मैंने तो अपना सारा टाइम ऐसे ही गुजार दिया। यार आपके लिए या हमारे लिए आगे जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, तो आगे की बातें हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ हमें 6 साल तक पूरा केयर करना पड़ेगा बच्चे को, ताकि वो उसका जो इखलाकन अगर हम कहेंगे या उसका जो बिहेवियर रहेगा वो बड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या है, क्लास फर्स्ट से क्लास 6th तक जो बच्चा है उसको तो हमें मालूम ही है, उसको फ्री स्कूलिंग दी जाती है। किस तरीके से दी जाए, बड़ा खिलाते हैं उसको, क्लासरूम्स में ABCD पढ़ाते हैं, खिलाते हैं। खेल-कूद में उसको ज़्यादा मशगूल रखते हैं, इसीलिए प्ले वे मेथड भी बात करता है। अभी NEP 2020 आ गया, आप तो अब इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, उस रिगार्डिंग भी उन्होंने कहा है बच्चे को 4 साल तक क्या है कि आप उसको मदर टंग के ज़रिए से ही सब कुछ सिखा सकते हो। यानी कि आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसको उसकी जो मदर टंग है ना उसमें उसको समझाओ, ताकि क्या हो जाए, बच्चे को वो पूरा समझ जाएगा, उसका कांसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। वो प्रॉपर्ली सीखेगा। इसीलिए प्ले वे मेथड आया है, उसी इसीलिए हमें क्या करना है, मैं अपनी अगर बात करूँ तो एज़ अ प्रोफेशनल इन दिस फील्ड, तो बच्चे के साथ उसकी तरीके से उसको सिखाया जाए। बच्चे के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है, तो तभी वो सीखता है, वरना हम अभी अगर यहाँ कन्वेंशनल देख लेंगे तो यहाँ हर कोई यही चाहता है कि मेरा बच्चा अभी सेकंड में ही है तो इसको साइंटिस्ट बनाऊँ आज ही आज तो थोड़ी ना बन जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। खैर यहाँ स्कूलिंग हो जाएगी बच्चे को, तो उसको स्कूलिंग कीजिएगा, बड़े अच्छे से स्कूलिंग कीजिएगा, प्रॉपर्ली उसको केयर कीजिएगा। लेकिन क्या करना है, उसको जो सिखाना है ना, उसको प्रैक्टिकली वो चीज़ें बताएँ। देखिए, एक फ़िलासफ़र ने एक बड़ी बात कही है। उसने कहा है कि अगर बच्चा जो है वो आग की ओर चला जाता है, उसको छोड़ दीजिए। जब उसको आग की वो जो गर्मी जो है ना, वो तभी जब उसको फ़ील हो जाएगी, तभी तो वो डर जाएगा उस चीज़ से।
तभी तो उसको मालूम होगा कि ये चीज़ क्या है। तो वो प्रैक्टिकलिटी की बात की थी, बहुत सालों पहले की बात है, एक फिलॉसफर ने बात की। इस तरीके से भी बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं जिससे हमें पता चलता है। तो वो चीज़ें हैं, तो इन लिहाज को इसलिए मैंने कहा कि जो बच्चा है उसको प्रैक्टिकलिटी के साथ सिखाया जाए। तो यहाँ तक आते-आते 6th तक आते-आते हमारे बच्चे की एज 12 साल होनी चाहिए, या 12 साल तक आ ही जाती है। जब छठी में हमारा बच्चा पढ़ता है तो उसको 6 साल की उम्र में आप यहाँ इंदराज कराते हो, तो 6-6 12 हो गए, तो 12 साल तक हमारा जो बच्चा है, यानी छठी जमात तक तो वो प्ले वे मेथड में ही पढ़ता है। कब तक? छठी जमात तक। यहाँ तक मैंने अभी कुछ नहीं कहा। छठी जमात तक एक बच्चा जो है स्कूल जाता है, वहाँ से अच्छे से पढ़ता है, प्ले वे में मतलब पढ़ता है, खेलता है, कूदता है, उसको उतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होती है। टीचर्स भी ऐसे ही उसको, लेकिन बहुत ध्यान से उसको पढ़ाना है। भले ही उसको आज़ादी दे दो, उसको बड़ी छूट दे दीजिए, उसको फ्रीडम दे दीजिए, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ाइए, क्योंकि यहीं से आप उसकी बुनियाद बना रहे हो, बेस बना रहे हो। अब यहाँ से एक्चुअल जो जर्नी है वो इस बच्चे की स्टार्ट होती है, यानी कि जो अभी हम देख रहे हैं, मैं, आप, जो बच्चे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो खासकर जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं अभी, देखो बेटा क्या है कि अभी जो आप हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, 6th सेमेस्टर में हैं, तो कोई बात नहीं है। हमारे जो पिछले साल गुजर गए, तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारे उपाय हैं, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। अभी जो हमारा ग्रेजुएशन का बच्चा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी कम्युनिटी जुड़ी हुई है, इसमें जो हमारा बच्चा होगा, जो अभी ग्रेजुएशन में, खासकर आप ज़्यादा ध्यान रख लीजिए इधर। 6th सेमेस्टर का जो बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अभी जो आप सुन रहे हो वो पूरे ध्यान से सुनिए। अब 6th ऑनवर्ड्स जो है, हमें प्रॉपरली बच्चे को पूरा केयर करना है, पूरी नज़र रखनी है बच्चे, और पूरा यहीं से ध्यान रखना है। उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्ड करना है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ाना है, उसको स्किलफुल बनाना है। यहीं से असली तरबियत शुरू जो होती है, यहीं से असली तालीम शुरू होती है। क्योंकि हम बच्चे को तो मालूम ही नहीं होता जब तक वो 11वीं में आ जाता है, 10वीं तक तो उसको पता ही नहीं क्या करना है। लेकिन बेटा क्या है कि छठी जमात हो गई ना पास, उसके बाद 7वीं से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 7वीं से आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किताबों की ओर, 7वीं से आपको बड़ी अच्छे से पढ़ना है। तो ये है क्लास 7th to 10th जो है, ये वाला जो टाइम है, यहाँ क्या करना है, यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है। यहीं से हमें किताब जो जो भी हमारा निसाब होगा, अभी तो सीबीएसई पढ़ा रहे हैं, या ये जो एनसीईआरटी सीरीज़ है, तो बेहतर है एनसीईआरटी सीरीज़ जो अभी पढ़ाई जा रही है, वो जो सीरीज़ है या वो जो टॉपिक्स हैं, वो जो सिलेबस आपको दिया हुआ है, उसको प्रॉपरली पढ़िए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है, देखो, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, हमारे बच्चे जो हैं उनको 10th 11th तक पता नहीं होता है क्या पढ़ना है, क्या करना है, किस तरीके से मेहनत करनी है। अभी मैं बच्चा कह रहा हूँ ना आपको, जो टाइम बीता उसको छोड़ दीजिए। अब पास्ट को सोचोगे तो प्रेज़ेंट खराब हो जाएगा। प्रेज़ेंट में मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो हो गया, आगे के लिए बहुत सारी बातें मैं बताऊँगा। लेकिन अभी जो लोअर क्लास का बच्चा मुझे सुन रहा है, आपको क्लास 7th ऑनवर्ड्स बहुत मेहनत करनी है, तभी जाके आपको आपको अच्छी सफलताएँ मिल जाएँगी। तो ये टाइम क्या है, कुछ स्टेप्स जो हैं इसके लिए हमें ज़रूरी हैं, जो करने हैं, जो हमें ज़्यादा इसके लिए लग जाते हैं, जो चीज़ें हमें ज़्यादा करनी हैं, वो कह सकते हैं क्या है। यहाँ पर क्या करना है, इस 7th क्लास की जब बात करेंगे या 7th की बात करेंगे, तो क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने बच्चे की ओर ध्यान रखना है। क्योंकि अगर 7 क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 7th में बच्चा है, तो समझ लीजिए अभी ये 13 साल का हो गया। ये 13 साल का अगर हो गया तो इसको बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाएँगे। बायोलॉजिकल चेंजेस तो बहुत, आप तो जानते ही हैं कितने क्या-क्या चेंजेस इसको आ जाएँगे। लेकिन और एक बदकिस्मती यहाँ पर है, अक्सर पेरेंट्स जो हैं, वो बच्चे को वो शर्माते हैं बच्चे के साथ ये चीज़ें डिस्कस करना, बेटा आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ये चेंज हो जाएगी, इस तरीके से आपके चेंजेस आ जाएँगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि नहीं बता पाते। और टीचर्स से भी मेरी गुज़ारिश है, जो टीचर साहिबान मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं अभी, और बच्चे तो देख ही रहे हैं, टीचर्स से मेरी गुज़ारिश है कि ऐसी चीज़ों को छुपाइएगा नहीं। जो आपको बताना है ना, उसको प्रॉपरली बच्चे के ज़हन तक पहुँचाइए, ताकि वो गलत रास्ते ना पड़े। ये तो टीचर की ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को प्रॉपर नॉलेज दिया जाए, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, कीप फुल वॉच ऑफ योर वर्ड। ऑफ योर वर्ड तो मैं पेरेंट के लिए लिख रहा हूँ, अपने बच्चे को, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान अगर हम कहें तो हमें टीचर्स हम टीचर्स को रखना है बच्चे के लिए, क्योंकि वो तो ज़्यादा टाइम हमारे पास ही देता है, सुबह 10 से 4 हमारे पास होता है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान रखना है अपने बच्चे का। जो भी बच्चा हमें पढ़ने आता है, वो तो हमारा ही बच्चा है, हमारा ही बेटा है या बेटी है, तो उसके लिए खासकर हमें बात है कि उसको बड़ा केयर करना है वहाँ पर, क्योंकि एट दैट वेरी जंक्चर, एट दैट वेरी टाइम, द किड इज़ वेरी इनोसेंट, ही मे बी डाइवर्टेड बाय सम वेज, और वी कैन से दैट इन रॉन्ग वेज। वो तो गलत रास्ते पढ़ सकता है, जब तक कि आप उसको बताओगे नहीं। उसको बताओ यार, आपको बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे, आप 7th में आ गए, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चेंजेस आ जाएंगे। उसके बाद और एक पॉइंट हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्टेंस रख लीजिएगा। किससे? उसकी बैड एनवायरनमेंट से उसको डिस्टेंस दूर, इसको दूर कीजिएगा। जो भी बैड एनवायरनमेंट है, जिस भी एनवायरनमेंट, ध्यान रख लिए कि वो किस एनवायरनमेंट में है। अभी हमें पता करना है कि हमारा बच्चा किन के साथ उठता है, किन के साथ बैठता है। यार ये गाली गलौज मत करता है, ये किस तरीके से अपना टाइम बिता रहा है, उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं खासकर पेरेंट से गुजारिश कर रहा हूँ, और बच्चों आपसे भी, अगर आप बड़े हैं तो अपने छोटे जो भाई बहन हैं उनको ध्यान रख लीजिए। भले ही हमें अभी अब पता चल रहा है हमें क्या करना चाहिए था, लेकिन अब जो आपके पीछे जो बच्चे हैं या आपके जो जूनियर्स हैं, उनका तो ध्यान रख सकते हैं ना। इसलिए यहाँ तक, और एक बात क्या है, तो उसको जो बच्चा है या बेटा बेटी, हमारे जो बच्चे हैं,
उनको आप प्रॉपर टाइम दे दीजिए। उनको जो भी चाहिए उनको अपने तरीके से अपना टाइम दे दीजिए। और यहीं पर क्या प्रॉब्लम होती है, यहीं पर प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जो है हर एक चीज़ का शिकार बन जाता है। अगर आप उसे टाइम दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ, टीचर्स को भी और अपने दोस्तों को भी। देखो दोस्त, क्या है कि आप बच्चे को टाइम दे रहे हो, पेरेंट आप बच्चे को टाइम दे रहे हो, टीचर आप टाइम दे रहे हो बच्चे को, तो वो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी उसको। उसको बोलो यार आपको ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रहा है, उससे डिस्कस कीजिएगा। अगर मैं आपको एक हवाला दे दूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ आप, क्योंकि मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो अदर रिलीजन से भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर रिलीजन से, तो बेटा आप बुरा ना माने तो एक बात मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक हदीस शरीफ में यही है और मालूम भी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, उसने कभी भी कोई भी मसला जो था ना वो हर एक के साथ ही, उसने कभी वो छुपाया नहीं। हर एक मसले को उसने प्रॉपरली डिस्कस किया है, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दिया है। तभी तो मैं कहता हूँ ना, बच्चे के सामने आप शर्मा मत, उसको बोलो। जब आप उसे बताएँगे तभी तो वो समझेगा। जब आप उसे बताएँगे नहीं तो उसको कहाँ मालूम पड़ेगा। हम क्यों उसको मार-पीट करेंगे? जब बच्चे को मालूम ही नहीं है यार मुझे करना क्या है, तो हम काहे खामख़ा उसको मार रहे हैं? गलती तो फिर किसकी है? लेकिन हम बच्चे को खामख़ा उसको मार-पीट करते हैं या पनिशमेंट करते हैं। पहले बच्चे को तो समझाया जाए यार मामला क्या है? क्या चीज़ें हो सकती है? क्या होता है? क्या नहीं होता है? तो इस तरीके से आते-आते जो है हमारा बच्चा 16 साल का हो जाता है। जब वो 7वीं से 10वीं तक आ जाता है तो 16 साल का हो जाता है। 16वें साल तक तो आप तो मालूम ही है आपको, यहाँ कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्या-क्या हो जाता है, ये तो आपको मालूम ही है। हमें भी मालूम है, आप भी इस चीज़ से बखूबी वाक़िफ़ हैं क्या-क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके आगे अगर हम देख लेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ हम चलते हैं, जबकि बच्चा हमारा जो है 10th में आ गया, हमारा जो बेटा है या बेटी है 10th में आ गई, 10th में उसने एग्ज़ाम दे दिया। 10th तक तो आपको मालूम ही है किस तरीके से पढ़ाना है, ख़ासकर 9th और 10th में। मैंने पहले ही कहा कि छठी जमात से लेकर, यानी कि 7 छठी उसने पास की, 7वीं से 10वीं तक क्या करना है उसको प्रॉपरली ध्यान देना है। 7वीं से लेकर अभी देखो, मैं आपको यहाँ एक बात बता रहा हूँ। देखिए ग्रेजुएट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी होने जा रहे हैं पास, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएँगे अच्छे मार्क्स लेकर। तो ध्यान रख लीजिए, अगर आप 7th से 10th तक अच्छा पढ़े तो बड़ा अच्छा। लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए आज जो है ना आईएएस और केएस, पता है क्या होता है? आईएएस और केएस का जो ये सिलेबस है ना, वो 7वीं से लेकर 12वीं तक, 7वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी सीरीज़ है। अब मुझे बताओ, जिस बच्चे ने 7वीं से 12वीं तक अच्छे से पढ़ा है, तो वो तो उसको तो आईएएस बनना ही बनना है, वो क्यों पीछे जाएगा? ख़ैर हम वो आगे डिस्कस कर लेंगे वहाँ पर क्या करना है। फिलहाल आप ये सुन लीजिए, आप जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिए मेरे साथ। अब जब हमारा बच्चा जो है, वो बेटा जो बेटी, हमारा स्टूडेंट, हम अपने स्टूडेंट की बात कर सकते हैं। हमारा जो स्टूडेंट है उसको क्या है, या हम खुद जो है, इसमें तो सारी कम्युनिटी आती है, स्टूडेंट की बात कर लेंगे। हम भी कभी स्टूडेंट थे। ख़ैर हमारे वक़्त में तो, हमारे इस टाइम पे, जिस टाइम पे आप स्टूडेंट हैं, जिस टाइम पे आप अभी हैं ना, हमारे वक़्त में ऐसी बातें नहीं बोला करती थी। आज भी ऐसा नहीं है लेकिन रेयर केसेज़ में है। ख़ैर मैं आपके लिए बहुत काफ़ी हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि मैं आपको हर एक चीज़ से बाखबर कराऊँगा, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हर एक स्टेप, हर एक कदम कदम पे आपके साथ हूँ, आप बस मेरे साथ बने रहिए। उसके बाद जो है, हमारा क्या हो जाता है, जब बच्चा 10th करता है, तो आ जाती है हमारे सामने स्ट्रीम्स क्या-क्या ले लेंगे 11th में। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कुछ लोग हमें आर्ट्स पढ़ते हैं और कुछ लोग हमारे मेडिकल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तो एक बड़ी गलती हो जाती है। देखो बच्चों, अभी जो 10th में है, ख़ासकर आप ध्यान रख लीजिए। तो जो 11th-12th में हो गए हैं उनके लिए तो मैं आगे बताऊँगा, लेकिन ख़ासकर जो 10th में है अभी, अभी जो 10th में पढ़ रहे हैं, बेटा कोई फ़र्क नहीं है इधर। आप चाहे आगे मेडिकल पढ़ो या आर्ट्स पढ़ो। क्या है, मैंने ये ज़हन में रखिए, मैंने ये कहा कि कोई फ़र्क नहीं है। किस लिहाज़ से? इस लिहाज़ से फ़र्क नहीं है कि 10th से आगे जो है, 10th ऑनवर्ड्स इट इज़ वन एंड इक्वल स्टेप। ये एक जैसा काम, एक जैसा स्टेप है। अब दोनों के लिए, चाहे मेडिकल बच्चा है या आर्ट्स बच्चा है, दोनों के लिए नया स्टेप है। दोनों के लिए कौन-सा स्टेप है? ये नया कदम है। दोनों के लिए अ न्यू जंप, इट्स अ न्यू जंप फॉर बोथ आर्ट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। अब फ़र्क क्या है, कोई आर्ट्स पढ़ता है, कोई मेडिकल पढ़ता है, तो मैं फ़र्क भी इसकी आगे जो है वज़ाहत के साथ आपके सामने रखूँगा। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ कोई बच्चा परेशान ना हो जाए, क्योंकि आर्ट्स पढ़ें या मेडिकल, 10th के ऑनवर्ड्स जो है ना, इट्स अ न्यू न्यू वर्ल्ड फॉर अदर्स, न्यू वर्ल्ड फॉर यू। ये नई दुनिया है, दोनों के लिए नया है, दोनों के लिए नया सिलेबस, दोनों के लिए नई किताबें, दोनों के लिए नया एनवायरनमेंट, दोनों के लिए नए स्कूल्स, दोनों के लिए नया जो है बिहेवियर, बाकी चीज़ें सब कुछ नया आ जाएगा सामने। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई चूज़ करता है मेडिकल स्ट्रीम, कोई चूज़ करता है आर्ट्स स्ट्रीम। अब अगर मेडिकल की हम बात कर लेंगे, क्लास 11th की बात करते हैं, मेडिकल कोई पढ़ने जा रहा है। अब बेटा यहाँ से ध्यान रख लीजिए, 10th वाले। तो जिन्होंने अभी मेडिकल पढ़ा है उनको मालूम है, उनको तो पता चल जाएगा क्या हो गया था। जिन्होंने आर्ट्स पढ़ा है उनको भी तुम्हें पता चल जाएगा अभी क्या होना था, क्या हो गया। क्योंकि पढ़ा तो दोनों ने ही है, लेकिन किसने क्या पढ़ा ये तो मालूम चल जाएगा अभी। बस आप बने रहिए मेरे साथ। मेडिकल जो बैकग्राउंड बच्चा है, मेडिकल जो पढ़ रहा है, जिसने अब मेडिकल पढ़ना है, उसको तो क्लास 11th और 12th में मेडिकल पढ़ना है। क्या मेडिकल, उसको तो मालूम है सिलेबस कितना है।
अब यहाँ पे आर्ट्स स्टूडेंट बोलता है यार मेडिकल वाले को ज़्यादा मेहनत करनी है, वो सुबह 6 बजे निकलता है, शाम को 6 बजे वापस आता है, वो ज़्यादा पढ़ता है, मैं तो ऐश करूँगा, मुझे थोड़े से क्वेश्चन याद करने हैं, पास हो जाऊँगा तो चली मेरी काम या बनी मेरी काम। वो मेडिकल स्टूडेंट को क्या है, उसको फीस भी ज़्यादा लगेगा, उसको पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, मुझे पैसे कम लगेंगे। ये चीज़ें तो होती रहती है बच्चों के ज़हनों में, या नहीं होती है तो मैं मान के चलता हूँ बच्चों को मालूम नहीं था। आप इससे इत्तेफाक करेंगे या ना करेंगे, खासकर मैं पेरेंट्स से बता रहा हूँ अभी, बच्चों को तो पता है कि सर सच बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर तो बच्चों को मालूम नहीं था क्या करना है। ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि इस बच्चे को काउंसलिंग हम करें। इस बच्चे की गाइडेंस हमने करनी है, यार आपको क्या करना है अभी? क्या सही रहेगा आपके लिए? क्या गलत रहेगा? कौन-सा स्टेप उठाना है, कौन-सा नहीं? तो ये चीज़ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं उनको मालूम ही नहीं होता क्या करना है। ले आओ किसी भी बच्चे को, अगर मेरे साथ इतनी इतनी सारी बड़ी कम्युनिटी जुड़ी हुई है, बताएँ मुझे, आप ही मुझे बताएँ, कितने परसेंट इसको आपको पता था कि 10वीं जमात के बाद हमने क्या करना है? कितने परसेंट इसको मालूम था कि हमने 7वीं के बाद ये यही करना चाहिए था? 7 जमात के बाद यानी कि क्लास 7th के ऑनवर्ड्स वी हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क। और कितने लोगों को मालूम था कि ये चीज़ करनी है? असल में तो यही है ना, बच्चे को मालूम ही नहीं था क्या करना है। अब तो उसने मेडिकल पढ़ा 11th-12th में, आते-आते तो उसकी 18 साल की एज हो गई। अब यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे कोई बच्चा क्या है, वो आर्ट्स लेता है, तो वो 11th-12th आर्ट्स करता है, लेकिन उसके लिए कोई ऑप्शन है? नहीं है अभी कोई ऑप्शन जॉब के लिए। देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर हिम और हर फॉर अ जॉब। लेकिन क्या है, यूँ ही ये बच्चा 10th ऑनवर्ड्स मेडिकल पढ़ता है तो इसकी जॉब के दरवाजे खुलने लगते हैं। क्या है, ये 11th-12th पास हो गए, यहाँ हमारा आर्ट्स स्टूडेंट जो है उसने भी 11th-12th करी, इसने भी 11th-12th करी, दोनों ने 11th-12th पास की। उसके बाद क्या है, अब 11th-12th यानी कि मेडिकल स्टूडेंट जो है, वो तो एग्ज़ाम्स के लिए जा सकता है यहाँ। 11th-12th का बच्चा जो है मेडिकल का, वो तो एग्ज़ाम के लिए जा सकता है। यहाँ जो आर्ट्स वाला बच्चा हमारा है, वो कहाँ जा सकता है? उसको तो ग्रेजुएशन के लिए जाना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान रख लीजिए, मेडिकल स्टूडेंट जो हैं, आप ध्यान रख लीजिए। आर्ट्स वाले के लिए तो आगे मैं बताऊँगा क्या करना है। फिलहाल अब अभी नीट की ये बात आ रही है। तो 11वीं-12वीं अगर आपने अच्छी पढ़ी, यानी कि अगर आपने 7वीं क्लास से 10वीं क्लास तक पहले ही अच्छा पढ़ा था, तो 11वीं-12वीं भी आपने अच्छी पढ़ी होगी। अब अगर ये वाला पीरियड मिस हो गया, 7 से 10 तक, आपने क्या करना है, 11वीं और 12वीं आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ। ऑनेस्टली आपको बड़ा टाइम देना है इसके साथ। तब जाके क्या है, इसके बाद आपका एग्ज़ाम आता है, आप या तो नीट के लिए जाएँगे या जेईई के लिए या आईआईटी के लिए जाएँगे या और ट्रिपल ई के लिए जाएँगे, आईआईटी ट्रिपल ई। तो मतलब कि आपके लिए जो है 12th ऑनवर्ड्स आपका तो नीट का एग्ज़ाम हो सकता है, आप जेईई का एग्ज़ाम हो सकता है। अब क्या है, जो रिसेंटली एनईपी के अकॉर्डिंग 12वीं के बाद आपने एंट्रेंस देना है। एंट्रेंस के बाद जिसको जहाँ पे जो सीट मिलेगी कॉलेज में, उसको वहाँ पे एडमिशन होगा। ये चीज़ तो आ गया 12वीं के बाद। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, 12वीं इन्होंने की, उसके बाद कोई नीट के लिए जाएगा, कोई जेईई के लिए जाएगा, आईटी के लिए जाएगा। आर्ट्स वाला कहाँ जाएगा? उसको तो कॉलेज जाना पड़ेगा, वो थोड़ी ना नीट के लिए जाएगा। उसको वेट करना पड़ेगा अभी 4 साल। लेकिन यहाँ हमारा मेडिकल स्टूडेंट जो है, उसको तो आज ही लगनी है, वो तो नीट के लिए जाएगा, डॉक्टर बनने के लिए जाएगा, इंजीनियर बन सकता है। अब ये तो यहीं पे फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। हमारे यहाँ आर्ट्स में जो है, हमारा आर्ट्स वाला बच्चा जो है, अभी पूछो, देखिए स्टूडेंट्स, आपको तो मालूम ही है, मैंने आपसे बहुत बार पूछा भी था। मैंने क्लासरूम में आपसे बहुत बार ये बातें की हैं। लेकिन वहाँ टाइम हमें स्पेसिफिक होता है, यहाँ हमारा टाइम अपना है, हम बात कर सकते हैं। बस आप मेरे साथ बने रहें। अब जब इधर बात करते हैं तो आर्ट्स वाला बच्चे को बेचारे को 4 साल अभी लगाने हैं ग्रेजुएशन के लिए। तब जाके ये सोच सकता है यार मुझे जॉब करनी है। क्या कर सकता है? तब 12वीं पास तो अभी तो पीएचडीज़ दे आर विदाउट जॉब्स। बट देयर आर सर्टेन लूप होल्स, वो मैं डिस्कस कर लूँगा आगे, आप घबराएँ ना। लेकिन जो जिस बच्चे ने आर्टिस्ट पढ़ा, जिसने आर्टिस्ट स्ट्रीम ले ली थी, उसको तो अभी 4 साल ग्रेजुएशन के लिए करने हैं। और यहाँ पे जो मेडिकल वाला बच्चा है, उसने तो यहाँ नीट के, उसने तो 12th के बाद ही अपना फ्यूचर सोच लिया, मुझे क्या करना है। फ्यूचर के लिए जब वो जाएगा तो उसके लिए उसके तो सामने बड़े ड्रीम्स पड़े हैं, बहुत सारे ख्वाब उसके पड़े हैं, या तो वो एमबीबीएस करेगा या जेईई जाएगा या और कोई अच्छा एग्ज़ाम करेगा, ठीक है ना? ये चीज़ें तो उसको हो जाएँगी, क्योंकि उसका ख्वाब है कि जब तभी तो उसने मेडिकल आगे देखा था। तो अगर इसने 11th-12th मेडिकल पढ़ा तो या तो इसको यहीं काउंसलिंग हो गई होगी 10th में, या by chance or by luck he had chosen the topic, he had chosen the stream of medical, or he had chosen this medical stream. It is by chance or by luck, and in rare cases he had been counseled by someone to have your subjects in medical stream. अगर इस तरीके से बात कर सकते हैं तो ये किस्मत की बात है कि उसने ले लिया खुद, या किसी ने बता दिया, या काउंसलिंग हो गई। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे को तो शायद किसी ने बताया नहीं होगा। खैर आगे चल के हैं, तो ये यहाँ पर हमारा जो है, इसने नीट क्वालिफाई किया, उसके बाद डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। तो एग्ज़ाम दोनों को, इसको यहाँ एग्ज़ाम देना है, यहाँ उसने अपनी स्टडी पूरी की, एग्ज़ाम दिए और जॉब लग गई, डॉक्टर बना। ये यहाँ से आराम से डॉक्टर बन जाता है। अब इसी के मध्य मुकाबले ये इधर डॉक्टर बना, हमारा जो आर्ट्स वाला बच्चा है वो बेचारा तो अभी धक्के खा रहा है, कहाँ पर, ग्रेजुएशन के सिलसिले में। अभी तो और एक ये आ गया एनईपी के साथ। अब तक क्या होता था
एनईपी से पहले क्या होता था, ये लागू होने से पहले आपको तो 6 सेमेस्टर्स देने पड़ते थे, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर आपकी ग्रेजुएशन हो गई। अभी तो और मामला बढ़ गया। आप क्या करेंगे, अगर हम यहाँ देखेंगे, ये तो दोनों के लिए है, फिलहाल तो मैं ये कहूँगा अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, आपको थोड़ी ना ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। किसको? जो हमारा आर्ट्स वाला बच्चा है उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिल सकता है। अब उसको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर भी अगर वो चाहे तो कर सकता है, अगर नहीं चाहे तो सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ले ले और आपका तो सर्टिफिकेट कोर्स हो गया ग्रेजुएशन में। उसके बाद अब अगर वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर करता है, अगर वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर करता है तब जाके उसको डिप्लोमा मिल जाता है। अभी भी ये एलिजिबल नहीं है। देखिए, यहाँ हमारा मेडिकल बच्चा 12th के बाद नीट देता है, उसके बाद एमबीबीएस के लिए जाता है, फिर डॉक्टर यानी वगैरह उसकी जॉब लग जाती है। यहाँ हमारा बच्चा अभी कर रहा है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, फिर उसको सर्टिफिकेट मिली, अभी भी एलिजिबल नहीं है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पढ़ा, तभी भी एलिजिबल नहीं है। डिप्लोमा मिलने के बाद भी एलिजिबल नहीं है। किसके लिए? एसएसआरबी के लिए, किसी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि उसके पास तो डिग्री नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारी जो है किसी भी पोस्ट के लिए कम से कम तो ग्रेजुएशन है। जो हमारा पोस्ट है कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए ग्रेजुएशन है। एसएसआरबी, आईएएस, केएएस वगैरह ये जो करते हैं, तो खासकर हम बात कर लेंगे ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन। अभी तो हमारा बच्चा ग्रेजुएट नहीं हो गया, फोर्थ सेमेस्टर आते आते तो उसको तो यार लग रहा है यार क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, उसका तो मन बैठ जाता है पढ़ाई से। क्योंकि उसके साथ तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं उसके साथ, या तो उसको समझ नहीं आता है, या तो उसे कॉलेज में पढ़ाया जा नहीं जाता, या तो उसके क्लासेस नहीं लगते, या तो उसे और प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई और मटेरियल है। मतलब कि बहुत सारी दुश्वारियां उससे गुजरना पड़ता है उसको, तभी जाके या तो सर्टिफिकेट कोर्स पे छोड़ेगा या डिप्लोमा पे छोड़ेगा। अब आ गया सिक्स, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर करेगा। अब फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर करने के बाद ही उसको डिग्री मिल जाएगी। अब वो यहाँ पर ग्रेजुएट हो गया, अब वो उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिली, अब वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। किसके लिए कर सकता है अप्लाई? अब वो अप्लाई यहाँ जॉब के लिए कर सकता है। अब मुझे बता दीजिए, ये अब अप्लाई कर रहा है, इधर मेडिकल वाला बच्चा, उसकी तो जॉब भी लग गई थी। अब ये इतने आते आते यहाँ तक इसके, और तो कंपटीशन भी बढ़ गया होगा यहाँ तक आते आते। इसने तो ऊपर ही कंपटीशन खत्म किया था। अगर हम मेडिकल की बात कर लें तो इसने यहीं पर कंपटीशन जो है उसका वो खत्म किया था यहीं पर। इसका क्या है, इसको यहाँ तक देखिए कितना सफर निकालना पड़ा इसको यहाँ तक आते आते। यही चीज़ जब हो जाती है तो उसको 3 साल बाद, सिक्स सेमेस्टर के बाद डिग्री मिल जाती है। अब यहाँ पर उसको क्या हो जाता है, यहाँ पर वो एलिजिबल हो जाता है किसके लिए? एसएसआरबी के लिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसके लिए। यहाँ पर वो और ये काम कर सकता है, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जा सकता है। ये तभी जाएगा, देखिए जिस तरीके से इस मेडिकल वाले बच्चे ने इधर 11वीं और 12वीं में मेहनत करी थी ना, उसी तरीके से इस बच्चे ने अगर इधर ग्रेजुएशन में मेहनत करी होगी, तब जाके पॉसिबल है ही विल गेट ए जॉब। और एल्स तो यहाँ जॉबलेस दुनिया घूम रही है, 9 लाख के ऊपर ऊपर गया है हमारा रेशो इधर अनएम्प्लॉयमेंट में। मसला है कि ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें तो आपको नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें तो कोई बोलने वाला नहीं है आपको, इस तरीके से कोई गाइड करने वाला नहीं है। मिलेंगी, मैं नहीं कहता कि नहीं मिलेंगी, लेकिन रेयर केसेस में मिलेंगी। कोई ही बता सकता है। खैर, जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी बच्चों से बात होती रहती है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं, तो मेरे जहन में तो और मेरी नॉलेज में यही है कि ये चीज़ें तो लोगों को बताया नहीं जाता, ये चीज़ें तो हमारे बच्चों से शेयर नहीं की जाती, बेटा क्या करना है क्या नहीं करना है। खासकर मैं अपने स्टूडेंट से कह रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा है, पहले भी समझाया है, अभी भी फिर से समझा रहा हूँ। ये चीज़ें ये जहन में रखें, ये ध्यान में रखें, ताकि आपको क्या, इंशाल्लाह जो ही ग्रेजुएशन खत्म होगी उसके तुरंत बाद आपको जॉब लग जाएगी। जो ही आपका 11th-12th मेडिकल में जाएगा, उसके बाद नीट के लिए जाओ, कोचिंग कीजिए, नीट की सीट निकालो, डॉक्टर बन जाए। क्योंकि ज़िंदगी कलील है। ये मैंने भी अपनी, जब मैं पढ़ रहा था तभी मैंने सुना था कि यार जब 22 साल की उम्र आ जाते हैं बाहर के, यानी कि आउटसाइड आवर स्टेट, तो वो 22 साल का वहाँ का नौजवान कम से कम 6, 5 या 10 तक लोगों को वो जॉब फराहम कर सकता है। अब उसके मद्दे मुकाबल जब हम अपने यहाँ ठहराते हैं तो क्या क्या रेशो क्या है फिर? आप खुद समझ सकते हैं कि हमारा रेशो क्या होता है फिर। जब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं या हम उसको कंपैरिजन करेंगे तो हमारा ग्रेजुएट जो है, तो जो ग्रेजुएट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आप बुरा ना मानिए, तो अगर रियलिटी में देखेंगे हमारा ग्रेजुएट खुद तो है ही बेचारा बेकार, ऊपर से वो और 2-4 को बेकार करता है। करेगा क्या बेचारा? कोई तो उपाय ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसको तो किसी ने बताया नहीं था क्या करना था। आपने, जैसे मैं कह रहा हूँ, अभी हम जब बात उठेगी ग्रेजुएशन की तो क्या करना है, देखो यहाँ से हम बात छेड़ लेते हैं अब ग्रेजुएशन की। अब अगर देखो बेटा, आप फर्स्ट ईयर में हैं, खासकर जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे मुझे सुन रहे हैं, देखो बेटा, आप अगर फर्स्ट में है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आपको यहीं से अभी से आप सीरियस हो जाए अपनी स्टडी की ओर, क्योंकि आपको सिर्फ ये 3 साल है। उसके बाद आपको क्या है, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे जॉब के लिए। अगर आप ये 3 आप कॉलेज के कंटेंट के बजाय कॉलेज के लाइब्रेरी में गुजारेंगे, तो आई गारंटी यू, यू विल गेट ए जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री।
विद इन नो टाइम यू विल गेट ए जॉब। यानी कि बेटा कि कंटेन के बजाय, पार्क के बजाय अगर आपने टाइम कॉलेज के लाइब्रेरी में गुजारा तो आपको मेरी गारंटी है, आपको एक साइड ग्रेजुएशन की डिग्री खत्म हो गई, दूसरी साइड आपको जॉब लग सकती है, बशर्ते कि आपने पढ़ा होगा। ये चीज़ है ग्रेजुएशन की। और एक बात यहाँ पे आ जाती है, देखिए लड़कों को तो खास ज़्यादा पूछा नहीं जाता है ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन लड़कियों का मामला अगर हम उठा लेंगे तो जो बेटियां हैं या लड़कियां हम बात करेंगे उनकी, तो उनको 22 साल के बाद ही तो बोलते हैं यार अब तो आप ग्रेजुएट हो गए, अब शादी करनी है, अब आपकी बात पक्की करते हैं किसी जगह। तो लग गई बेचारी इधर से ही मुसीबत में। अब शादी करना मुसीबत नहीं है, लेकिन बेचारी का कैरियर अभी दाव पे लगा था। शादी करनी उतनी करनी तो पहले ही थी, क्योंकि यही तो उम्र है शादी करने की। खैर शादी की बात उठी तो इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बताऊंगा, कब कब किस तरीके से या कैसे, किन हालात में, किन के साथ कौन हमारा बेस्ट सोलमेट रहेगा, किस तरीके से हम अपने बेस्ट सोलमेट को चूज कर सकते हैं, वो अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम इंशाल्लाह। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि 22 साल तक जो है हमारी बेटी को ये बोला जाता है अब बस आपका हो गया, अब आपकी शादी करनी है। तो कोई फ़ायदा नहीं निकला फिर ग्रेजुएशन करने का। अभी थोड़ा-सा टाइम दे दो इसको, बच्ची को। हाँ, शादी अगर करो तो ब्रॉड माइंडेड पीपल जो हैं, उस तरीके से कीजिएगा कि इसके करियर पे कोई दाव ना लग जाए, स्टॉप करना ना पड़े। वो तो मैं डिस्कस कर लूँगा अगले आगे जो हमारा वीडियो अगला होगा इस पे मैं बात कर लूँगा कि हम जब किस उम्र में हमने शादी करनी है, किस तरीके से और क्या-क्या चीज़ें हम उसके लिए ज़रूरी बनती है, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। तो यहाँ अगर हम देख लेंगे ग्रेजुएशन में आप 6th सेमेस्टर के बाद एलिजिबल हो जाते हो जॉब के लिए। अब उठती है बात फिर नीट वालों की। खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को यहाँ नीट नहीं होता है, किसी बच्चे को नीट नहीं होता है, तो उसके लिए ऑप्शन फिर से वो ग्रेजुएशन में आ सकता है। अब यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए, मेडिकल वाले बच्चे को तो ये जो अभी पोर्शन है ना इधर जो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, ये तो उसको पहले अपॉर्चुनिटी मिली थी। एक अपॉर्चुनिटी किससे ज़्यादा, आर्ट्स वाले बच्चे से ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको। उधर नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन में आ सकता है। यहाँ तो आर्ट्स वाले बच्चे को कुछ था ही नहीं, उसको तो बाय बाय हुक और क्रुक ग्रेजुएशन में आना था, बाय हुक और क्रुक उसको बीए करना था। लेकिन नीट वाला बच्चा जो है, यानी कि मेडिकल स्टूडेंट, उसको तो पहले ही मिला था, उसको पहले ही मिला था ना एक ऑप्शन। हाँ, उसने अच्छे से किया तो जॉब लगी, नहीं किया तो फिर भी इसके लिए ऑप्शन है। यहाँ कोई आपको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ बीएससी के लिए जा सकते हो। फिर सेम प्रोसेस जो हमारे बच्चे को, यहाँ आर्ट्स वाला बच्चा जो है उसको जो प्रोसेस वो करनी पड़ी, सेम प्रोसेस आपको भी। फर्स्ट ईयर में आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको डिप्लोमा मिलेगा। डिप्लोमा मिलने के बाद आपको फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में क्या मिल सकता है, डिग्री मिल जाती है। किसको, आपको भी डिग्री मिल जाती है और हमारा जो बच्चा है आर्ट्स वाला उसको भी डिग्री मिली, आप दोनों एलिजिबल हो गए। यानी कि आप जो आर्ट्स वाला बच्चा हमारा है, यानी कि जो आर्ट्स वाला था, और हमारा जो मेडिकल वाला बच्चा है मेडी, ये दोनों को अब जॉब की अपॉर्चुनिटी है, यानी कि फिजिबल है जॉब के लिए, अब इनके पास डिग्री है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ तक अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है अब आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आर्ट्स स्टूडेंट्स हैव सिंगल ऑप्शन। अगर हम आर्ट्स की बात करेंगे तो आर्ट्स बच्चे को एक ऑप्शन, क्योंकि जो वो आर्ट्स वाले पोस्ट्स निकलेंगे उसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन मेडिकल वाला जो बच्चा है उसको तो दो ऑप्शन मिल रहे हैं। अब मेडिकल वाले बच्चों को दो ऑप्शन कैसे मिलेंगे और आर्ट्स वाले बच्चे को एक ही ऑप्शन क्यों है? ये जो है आर्ट्स वाले बच्चे को, जिसने आर्ट्स स्ट्रीम पढ़ी और मेडिकल स्ट्रीम जिसने पढ़ी, उनको अलग अलग से ये ऑप्शंस क्यों मिले? एक को इसको एक ही मिला, इसको दो क्यों मिल रहे हैं? अभी भी आगे भी इसको ज़्यादा मिल रहा है, किसको, मेडिकल। लेकिन मसला है मेडिकल स्ट्रीम में आपको ऑप्शन ही ऑप्शन हैं, आर्ट्स स्ट्रीम में भी आर्ट्स वाले बच्चे को एक ऑप्शन और हमारा मेडिकल वाला स्ट्रीम वाला बच्चा जो है उसको दो ऑप्शन। वो इस तरीके से हैं जब हमारे यहाँ पोस्ट्स निकलते हैं जॉब के लिए। अब बहुत सारे पोस्ट्स जो हैं उसमें एलिजिबिलिटी होती है सिर्फ, यानी कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो हैं और साइंस वाले, उसमें एलिजिबिलिटी होती है कि उसमें साइंस स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। अब साइंस वाले पोस्ट्स में क्या है, जो साइंस वाले पोस्ट्स हैं जिनमें साइंस बीएससी ज़रूरी है, बहुत सारे पोस्ट्स ऐसे हैं जिनमें बीएससी ज़रूरी है। बीएससी ज़रूरी है, 10+2 उसमें होता है, 10+2 आपको साइंस और मैथ होना ज़रूरी है, 10+2 आपको साइंस और मैथ होना ज़रूरी है। तो उसमें तो आर्ट्स वाले बच्चे जो है बेचारे फंस गए, वो नहीं कर सकते अप्लाई, और साइंस वाला कर सकता है। अब साइंस वाला बच्चा जो है वो आर्ट्स में भी अप्लाई कर सकता है और साइंस में भी अप्लाई कर सकता है। साइंस वाला आर्ट्स वाला बच्चा सिर्फ एक में कर सकता है। खैर आगे जब हम बात करते हैं, अब दोनों जो हैं, दोनों बच्चे जो हैं एलिजिबल हो गए किसके लिए, पोस्ट के लिए। अब चाहे फिर वो एसएसआरबी में कर लेंगे, आईएएस कर लेंगे, जीकेपी कर लेंगे, केएस कर लेंगे, या इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा साइंस वाला बच्चा जो है उसके लिए भी तो ये पोस्ट ओपन है, वो भी कर सकता है। तो इसका मतलब दोनों जो हैं, दोनों बच्चे जो हैं ये ग्रेजुएशन के बाद ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये पोस्ट्स, ये गेजेटेड पोस्ट्स हैं, नॉन गेजेटेड पोस्ट्स भी हैं। लेकिन बेटा क्या है, हर एक पोस्ट में आपको एग्जाम है, हर एक पोस्ट में आपको एग्जाम देना है। अब
यहाँ जो है, यहाँ तक तो ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट्स निकल आते हैं। देखिए हज़ारों में तो पोस्ट्स आते रहते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कितने लोगों को क्वालिफाई होता है, किस तरीके से उनको क्वालिफाई होता है, क्या वो करते हैं। ये चीज़ें भी अलग से डिस्कस करने के लायक हैं, इनके लिए भी फिर अलग से वीडियो बनाना है, वो हम आगे डिस्कस उन वीडियोज़ में हम बातें कर लेंगे इसके ऊपर। लेकिन फिलहाल तो ये बात हमारे सामने है। अब ग्रेजुएशन हो गए, अब मेरे 6th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, अब आप ध्यान रख लीजिए। ओके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये अब उनको मालूम चला होगा कि हमें नहीं क्या करना है। भाई अभी से जागो, जिस स्टेप पे हो, कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। अब ये समझ लीजिए, आज सर ने बता दिया तो हमने आज से ही जागना है, हमने आज से ही मेहनत करनी है। और हमारा लक्ष्य क्या होगा, ये रहा हमारा लक्ष्य। हम क्या करेंगे। देखिए 22 साल के हो गए हो, एक काम करो, मेहनत करो, एसएसआरबी में जाओ, आईएएस के लिए जाओ, जेकेपी के लिए जाओ, केएस के लिए जाओ। यानी कि अभी जवान हो यार, देश संभालो, कहाँ फालतू के कामों में पड़े हो। ये बड़े से एग्जाम्स निकालो, ये क्वालिफाई कर लो और देश को संभालो। जवानों की तो ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअल्स की तो ज़रूरत है। कब तक इन मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस बारे में तो अभी डिटेल के साथ नहीं बता सकते कौन लोग हैं, कौन लोग अभी मुलाजिम हैं, कौन लोग नहीं है। लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं ना, अभी तालीम का सिलसिला जो है हमारे यहाँ बड़ा अच्छा चल रहा है। अब बेहतर है ना कि आप 22 साल के हो गए यार, शादी वादी छोड़ दो, पहले ही क्वालिफाई कर लो ना, देश संभालो, फिर अच्छी खासी लुगाई मिल जाती है, अच्छा खासा सोलमेट मिल जाएगा। पहले क्वालिफाई करके दे दो, फिर सोलमेट तो आपको खुद ही ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। फिर जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो तो मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि अभी अभी इससे पहले मैंने बात करी थी कि शादी के मामले में तो हम नए से वीडियो बना लेंगे, उस पर हम बात कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास ये चीज़ है कि अभी हम कोई 10th में है, कोई 12th में है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। अभी हमने क्या करना है, विद इमीडिएट इफेक्ट हमने ये करना है। फिर डिटेल में बताऊं, अभी जो 10th का बच्चा है यार, बिना सोचे समझे मेडिकल पढ़ लीजिएगा। इसके अलग से रीजन से मैं क्यों बोल रहा हूँ मेडिकल पढ़ लीजिएगा, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और आपको समझ आ जाएगा। बेटा अगर सर दर्द हो जाएगा ना, सर दर्द, हेडेक जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। बेटा अगर हेडेक हो जाएगा ना घर में किसी को, आर्ट्स वाले बच्चे की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो बता सकते हैं कि यार आप पैरास्टामॉल खा लें। उसको तो मालूम ही नहीं है पैरास्टामॉल देना है कि और कुछ देना है। ये छोटी सी बात है। सर दर्द अगर हो जाए ना, आर्ट्स वाले बच्चे को जीरो पता है, जीरो। इसके मध्य मुकाबला अगर आपने मेडिकल स्ट्रीम पढ़ी है 11वीं 12वीं में, भले ही आपको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नीट के लिए नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम आपने मेडिकल पढ़ना है 11 12th, ताकि फर्स्ट एड यानी इमरजेंसी में आप अपने घर में खुद को काम आ जाएंगे। जाओ पता करो, आर्ट्स वाले बच्चों को उतनी नॉलेज नहीं होती है रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग देयर हेल्थ, जितना एक मेडिकल स्टूडेंट को होता है, जिसने सिर्फ 11 12th पढ़ी होगी मेडिकल में। इसलिए बेटा कह रहा हूँ कि अगर आप 10th में हैं तो मेडिकल स्ट्रीम चूज कीजिए। अगर आपने नीट नहीं जाना है तो मत जाए, लेकिन कम से कम आपने क्या करना है, कम से कम आप मेडिकल 11 12th पढ़ लीजिए, ताकि आपका जो आगे है वो बड़ा ठीक रहेगा। इस तरीके से जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान रखें, और नीट वाले बच्चे वो भी ध्यान रखें, और खासकर जो अभी कॉलेजेस में बच्चे हैं, 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, 6th में पढ़ रहे हैं, खास ज़्यादा जो है 6th वाले बच्चे, आप ध्यान रख लीजिए, अभी से जाग जाइए और मेहनत करिए। फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो अभी आपके लिए मैंने अभी कहा कि पार्क और कैंटीन छोड़ दीजिए, लाइब्रेरी चले जाइए। अभी मैं टीचर से भी दरखास्त करता हूँ कि बच्चों को ध्यान रख लीजिए, उनको लाइब्रेरी की ओर जाने की पूरी सहायता कीजिए। पेरेंट से भी बता रहा हूँ कि बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें दे दो, इनको समझाओ किस तरीके से क्या करना है। खासकर मैं जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, वालिदैन साहब, आपसे मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें दो, अच्छा एनवायरनमेंट दे दो, ताकि ये पढ़े, ताकि तालीम हासिल करे। ये था विद इमीडिएट इफेक्ट। जहाँ पर भी आप हैं, जिस भी सेमेस्टर में हैं, जिस भी क्लास में हैं, तो अभी से मेहनत करना शुरू करो। हाँ, अगर आप फर्स्ट से लेकर 6th जमात तक पढ़ रहे हो, जाके एंजॉय करो, आपके लिए कोई बंदिश नहीं है। बस बशर्ते कि आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए पेरेंट्स इन बच्चों का, जो 6th तक है, 7th ऑनवर्ड्स पूरा ध्यान रखना है आपको। अब दोनों जो हैं क्वालिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा यार अभी जवान हो, क्वालिफाई करो और देश संभालो। अब क्या है, आगे चलते हैं, जब आगे बात करेंगे तो अब किसी बच्चे को यहाँ इंटरेस्ट नहीं है जॉब के लिए। वो सोच रहा है कि मैं पढ़ाई करूँ, मैं भी अभी मैं एमएससी करूँ, अभी मुझे और पढ़ना है। उसको फिर 7th और 8th सेमेस्टर के लिए जाना है। यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए बच्चों कि अभी 7th सेमेस्टर आपको कॉलेज में ही देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिसर्च के लिए चूज़ करना है। ये यहाँ आपको कॉलेज में पढ़ना है। ये दोनों सेमेस्टर, दोनों जो स्ट्रीम्स है, दोनों के लिए बता रहा हूँ। आपको यहाँ 8th सेमेस्टर जो है अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, या तो आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, जिस भी कंट्री से आप रह रहे हैं, जिस भी स्टेट में हैं आप, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, स्टेट यूनिवर्सिटी या आपकी कंट्री यूनिवर्सिटी, तो वहाँ आप पढ़ सकते हो। दोनों सेमेस्टर, एक सेमेस्टर और एक कॉलेज में हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी मेडिकल वालों के साथ भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका रिसर्च टॉपिक चुनना है, और आपकी जो है आपका पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका एमए हो जाएगा यहाँ तक आते आते। अब यहाँ और एक बात करनी है मुझे आप लोगों से। जब आपका फर्स्ट ईयर है, तो
ग्रेजुएशन के बाद ही आप ये गैजेटेड पोस्ट्स ले सकते थे। अब आप आगे हो आगे पढ़ने के लिए, तो जब आप यहाँ आ जाते हो तो यहाँ आपने क्या करना है, आपका रिसर्च टॉपिक जो है, यहाँ आपका रिसर्च टॉपिक मिल जाता है बिल्कुल दोनों को। क्यों? क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज से क्या है, ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो आपको उसके बाद सेकंड सेमेस्टर जो है, यानी कि 8th सेमेस्टर जो है, 8th सेमेस्टर के लिए आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। एडमिशन तो ऑलरेडी आपको दाखिला हो चुका होता है जब आपने 7th सेमेस्टर में ले लिया। उसके बाद में आपको शिफ्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी। तभी मैंने लिखा फर्स्ट ईयर आपको कॉलेज में देना पड़ेगा, सेकंड ईयर आपको यूनिवर्सिटी में देना पड़ेगा। इनको भी फर्स्ट ईयर कॉलेज में देना पड़ेगा जो बीएससी के लिए जाएगा, उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। इसको अभी जो नीट एमबीबीएस जो नीट के लिए नहीं गया, जो डायरेक्टली फिर बीएससी के लिए आ गया नीट वाला बच्चा, या +2 का मेडिकल स्ट्रीम वाला बच्चा, तो दोनों को क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर जो है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, यहाँ तक आपको कॉलेज में पढ़ना है। पहले 2 सेमेस्टर्स में सर्टिफिकेट मिल जाएगी, अगले 2 सेमेस्टर्स में डिप्लोमा मिल जाएगा, अगले 2 सेमेस्टर्स में ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिलेगी, और अगले जो 2 सेमेस्टर्स में उनमें आपको पीजी के लिए जाना पड़ेगा। अब यहाँ तक आते आते आप तो 24 साल के हो जाते हैं। अब ये 24 साल ही नहीं, मैं रफली चल रहा हूँ, मैं इसमें कोई कटछाट नहीं किया, क्योंकि कटछाट करेंगे तो एग्जाम के बाद 3 महीने बैठना पड़ेगा घर पे, रिजल्ट फिर निकलेगा तो और 2-3 महीने, ये तो आते जाते 3-6 महीने 1 साल में ज़ाया हो ही जाते हैं आपके रिजल्ट के बाद। अब ये 24 ही नहीं है, और भी जा सकता है ऊपर। अब उसके बाद अगर आपने पीजी किया तो खाली पीजी तो आज देखिए सारे लोग पीजी हैं, वैल्यू है अपनी जगह, लेकिन अगर जॉब के सिलसिले देखेंगे तो पीजी का कहीं वैल्यू नहीं है। या तो आपने यहीं पे जॉब निकालनी थी ग्रेजुएशन के बाद, या तो आपने आगे जाना है। अब यहाँ तक आते आते 24 साल के हो गए, या तो यहाँ तो आपकी शादी हो गई होगी, या तो घर वाली शादी के बारे में सोच रहे होंगे, तो इसका मतलब आपके जहन में मेंटल डिप्रेशन आ चुकी होगी। मेंटली तो आप डिप्रेस हो गए होंगे, यार मैं घर वाले बात कर रहे हैं शादी की, और तो मेरी तो जॉब ही नहीं लगी अभी, अब मैं क्या करूँ। यानी कि यहाँ स्ट्रेस के आते आते स्ट्रेस के शिकार हो गए होंगे, क्योंकि परेशानियाँ तो उठती रहती हैं। अब कोई आगे जाना चाहेगा, अब आगे पढ़ना चाहते हो तो आ जाओ पीएचडी के लिए, क्योंकि आपने तो यही चूज़ किया था। अब एनईपी बता रहा है आपको, जब आप 8th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपने रिसर्च टॉपिक चुनना है, तो आपको यहीं से रिसर्च करने जाना है। यानी कि 6th 7th 8th सेमेस्टर जो आपको है, 7th 8th, वहीं से आप किसके लिए जा रहे हो, रिसर्च के लिए। तो ये रिसर्च आपको 5 से 6 साल ले रहा है। कितने साल? 5 से 6 साल आपको रिसर्च ले रहा है, यानी कि पीएचडी आपको 6 साल तक ले लेगा। क्योंकि इससे पहले एमफिल होता था 2 साल का, पहले 1.5 साल का, फिर 2 साल का, फिर एमफिल का नामो निशान कहीं नहीं, वो डिग्री ही उसका वैल्यू खत्म कर दिया गया, क्योंकि बाद में एग्जाम्पशन मिलती थी। अब यहाँ पर आते आते आप कितने साल के, यानी कि 30 में रफली बोल रहा हूँ, अगर कैलकुलेटेड कर लेंगे तो 35 समझ लीजिएगा। यहाँ तक आते आते आप 35 ईयर्स के हो गए होंगे। अब मुझे बता दीजिए, कहाँ आप 22 साल की उम्र में ही जॉब ले सकते थे, अब कहाँ आप 35 साल की उम्र में जॉब के लिए जाओगे, है ना। सोचने वाली बात है। आपको अगर जॉब लेनी है तो आप जॉब कहाँ, जॉब तो आप यहाँ एसएसआरबी आईएएस केएएस का जॉब बीए के बाद ही ले सकते हो, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद ही आप जॉब ले सकते थे। अब अगर आप आगे आ ही गए हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, फिर यहाँ जब आओगे तो एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ एक अच्छे और जिम्मेदार, जो भी आपको प्रोफेशन मिलेगा आप अच्छी जिम्मेदारी से भी निभाएंगे। निभाते तो दोनों हैं, मैं नहीं कहता कि अभी जो ग्रेजुएशन के बाद आईएएस क्वालिफाई करके वो नहीं, लेकिन अब जो ऑफिसर्स हैं वो बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं। अब जो एम्प्लॉयज़ बन रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, बड़े अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, कोई सानी नहीं है उनका, ये मैं दावे से बोलता हूँ। बड़े डेडिकेट हैं, बड़े सिंसियर हैं, बड़े ऑनेस्टी के साथ बात काम करते हैं, ऑनेस्ट पीपल आर। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखेंगे तो दोनों दोनों आपस में मद्दे मुकाबले नहीं ठहर सकते। इंटेलेक्चुअल लेवल पे पीएचडी स्कॉलर के बराबर कोई नहीं हो सकता। पीएचडी तो ऐसे कहते हैं ना कि वो खाला जी का घर नहीं है कि पीएचडी बन गए, ऐसे तो पीएचडी कोई नहीं बनता। बहुत घिसना पड़ता है पीएचडी के लिए बच्चों को, वो तो बच्चे ही जानते हैं जिन्होंने पीएचडी किया होगा। खैर, यहाँ तक आते आते जब हम बात करेंगे तो हम अभी चल रहा है हमारा कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम चल रहा है, आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। अब अगर जो बच्चा है जिसने पीएचडी किया, या तो वो पहले ही जॉब ले सकता था, या तो उसको पहले ही टाइम आ गया था। मैं बताऊं आपको कहाँ पे टाइम आ गया था उसको, या तो उसको 22 ईयर्स का जब था तो तब उसको टाइम आया था जॉब लेने का, ठीक है ना, या उसको बाद में 30 ईयर्स के बाद में भी टाइम आया था। पहले पहले बच्चे को तो 12-13 साल के बाद में ही आया था, फिर और एक आया था, फिर और एक चांस आया, तो इस तरीके से आते आते बहुत सारे चांसेस आ जाते हैं। तो यहाँ तक आते आते क्या है, जब बात करेंगे पोस्ट्स की, जब बात करेंगे तो यहाँ पीएचडी वाला जो जिसने आप पीएचडी किया, आप बीएससी से होके आया या बीए से होके आया, दोनों का क्या ड्रीम है, चाहे बीए वाला है या हमारा बीएससी वाला स्टूडेंट है, दोनों का ड्रीम है एपी बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। लेकिन देखो, अब तक आपको क्या था, अब तक आपको सिर्फ पीएचडी करना था, आपको पीएचडी करना था और आप एग्जेम्प्टेड थे किससे,
हर एक चीज़ से आपको डायरेक्टली इंटरव्यू किया जाता था और आपके लिए जॉब डन होती थी। ये तो एक ज़माना गुज़र गया तब की बात मैं कह रहा हूँ, अब तो ऐसा नहीं है। अब क्या है? आप बोलेंगे सर अब क्या है? अब मसला ये है, आपने पीएचडी करी, उसके बाद आपने ख्वाब देखा मुझे असिस्टेंट बनना, असिस्टेंट ये तो आपने पीजी के बाद ही देखा था मैं एपी बनूँगा। लेकिन अब क्या है? अब ये एग्ज़ाम आपके सामने है। बीएससी वाले को भी एग्ज़ाम है, उसने एमएससी करी, उसके बाद में पीएचडी करी, अब उसके बाद में एलिजिबल है पीएचडी करके किसके लिए? एपी बनने के लिए। अब उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेकिन भाई पहले तो एग्ज़ाम देना है। अगर एग्ज़ाम देना ही था, तो यही एग्ज़ाम आपने पहले ही क्यों नहीं दिया ग्रेजुएशन के बाद? आपने खामखा 8-10 साल काहे ज़ाये कर दिए, है कि नहीं? हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? देखिए, 22 साल की उम्र में जब आप ग्रेजुएट थे, तो उसके बाद में आपने एसएसआर भी करना था। यहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम था, ठीक है ना? जब इधर एग्ज़ाम था, तो यही आप 35 साल की उम्र आते-आते क्या करते हो? जब आप 35 के होते हो, तो यहाँ पर भी एग्ज़ाम है। अब मुझे बता दीजिए 22 10 हो गए 32 3 35 यानी कि 13 साल आपने एक्स्ट्रा लगा दिए किसके लिए? पढ़ाई के लिए। 13 साल के बाद आपने अच्छी खासी डिग्री हासिल की, तो आपको 13 साल के बाद भी एग्ज़ाम में दाखिल होना है। यही एग्ज़ाम आपको 22 साल या 13 साल पहले ही देना था। अब मुझे बताओ फ़र्क क्या हो गया? ना आपको इधर कोई गारंटी थी जॉब लगने की, ना आपको इधर कोई गारंटी है। तो बेहतर थे ना ये 13 साल जो हैं, जो आप गुज़ार रहे हो, 13 साल पढ़ाई में। देखिए इस दौरान जो गैप बनती है, अगर हम बिज़नेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख लेंगे तो अलग सी बात बनती है। लेकिन अभी मैं एकेडमिक लेवल से बता रहा हूँ, बिज़नेस का तो मैं अलग से वीडियो बना के दे दूँगा, उसका तो मैं अलग से आपको काउंसिल करूँगा। अब यहाँ मुझे बता दीजिए, जबकि आप ग्रेजुएशन के बाद ही एक डीसी लेवल का पोस्ट निकाल सकते थे, एक तहसीलदार लेवल का पोस्ट निकाल सकते थे। तो वहीं आप 13 साल के बाद एपी के लिए आ रहे हो, वहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम ही देना है। 22 साल पहले भी आप ये 13 साल पहले भी एग्ज़ाम देना था, वहाँ भी जॉब लगनी थी गेज़ेटेड पोस्ट, यहाँ भी जॉब लगनी थी गेज़ेटेड पोस्ट। अब सवाल उठता है जब आप ग्रेजुएट थे, आईएएस के लिए जाते थे तो आईएएस जो है, केएस जो है, आईपीएस जो है, एसएससीजीएल जो है, बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे जो आपको बीए के बाद मिलते हैं। कितने? बहुत सारे पोस्ट जो आपको बीए के बाद मिलते हैं, जो आप कर सकते थे। अब उसी के बाद में आप 13 साल बाद किसके लिए? एपी के लिए आ रहे हो। अब मुझे बता दीजिए, यहाँ एपी के लिए जब आओगे ना, इतना कंपटीशन है आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ जब ग्रेजुएशन में हो, इतना कंपटीशन आप सोच भी नहीं सकते। अब मसला है, यहाँ ये वाला गेजेटेड पोस्ट है, यहाँ आपका केएएस गेजेटेड पोस्ट था। अब मुझे बता दीजिए, इस वाले गेजेटेड पोस्ट और इस वाले गेजेटेड पोस्ट में इतनी फ़र्क है कि जब आप केएएस करते हो तो कंपटीशन लेवल जो है ना बहुत कम है। जब आप एक एपी के लिए जाते हो तो कंपटीशन लेवल ज़्यादा है। एपी लगना बड़ी मुश्किल बात है, केएएस लगना तो बड़ी आसान बात है। केएस करना यानी कि आपने 7वीं से 12वीं तक का क्या किया? 7वीं से 12वीं तक आपने एनसीईआरटी सीरीज़ पूरी छान मार ली और आपका केएस हो जाता है। यहाँ आपने 22 साल एक यानी 12वीं, मैं 12वीं की बात कर रहा हूँ। ये 6 साल, ये जो 4 साल आपने ग्रेजुएशन के गुज़ारे, इस 4 साल में भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और ग्रेजुएशन हो जाएगी। आप इन्हीं 4 साल में प्रिपेयर कर सकते हो किसके लिए? केएस, आईएएस के लिए। लेकिन इसके मद्देमुकाबल, इसी गेज़ेटेड पोस्ट के मद्देमुकाबल आप जब चाहते हैं कि मुझे एपी बनना है, यही वाला गेज़ेटेड पोस्ट है, तो पहले आपने कितने साल लगाने हैं? कितने साल लगाने हैं? 13 साल और लगाने हैं। फिर जब कंपटीशन लेवल तो देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है। इसके बजाय तो यहाँ ग्रेजुएशन में ही आपने करना था ना फिर। तो ये छोटी-छोटी बातें जो है ना, हमें मालूम नहीं पड़ती क्या करना है, किस तरीके से करना है। ये तो हमें आसान सा लग रहा है। लेकिन मसला ये कोई पेचीदगी के साथ हमें देखना पड़ता है। इसको एनालाइज़ जब करते हैं ना, तो पता चलता है। इसलिए बेटा मेरी आपसे ये एडवाइस है कि अब कंपटीशन लेवल दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। सेमेस्टर फर्स्ट जो अभी स्टूडेंट है मेरा, आप काम करें अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रेजुएशन का सिलेबस और आईएएस का सिलेबस कंपैरेटिवली पढ़ लीजिए। ग्रेजुएशन का सिलेबस और अदर कोई भी सिलेबस, जनरल नॉलेज पढ़ो, कोई भी सीरीज़ पढ़ो, ज्योग्राफी का पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, करंट अपडेट्स पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए। और अब वो सेकंड ईयर का जो है इसका तो फर्स्ट ईयर, अब यहाँ से पढ़ो। तभी मैंने पहले कहा था कि जब जागो तभी सवेरा। मेरी आप सब स्टूडेंट से यही एडवाइस है, बेटा क्या करें, आप एक काम करो, किताबों की ओर ध्यान दे दीजिए। बस जो हासिल करना चाहते हो वो हो जाएगा, बस पढ़ाई करें। मैं बता दूँगा अभी जो हमारा वीडियो आएगा इसके बाद, पार्ट 2 जो इसका आएगा, पार्ट 2 में मैं आपको सारी डिटेल दे दूँगा। इसमें हमारी कंसिस्टेंसी कितनी रहती है, इसमें हमारा डेडिकेशन कितना होना चाहिए, हमें कितना टाइम किस सब्जेक्ट के साथ कितना देना है, अब क्या करना है, किस तरीके से करना है, अगर एसएसआर भी क्वालीफाई करना है तो क्या चीज़ें करनी है वो मैं बताऊँगा, अगर एपी के लिए जाना है तो क्या करना है वो मैं बताऊँगा। ये सारी की जो बातें हैं, ये सारी बातें जो हैं वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा जब पढ़ाई की बात उठती है तो अच्छे से पढ़ाई करो। मैं कह रहा हूँ कि जो करना है बस पढ़ाई करो, किताब हाथ में ले लो। और जो एडवाइसेस हैं वो तो मैं आपको करता ही रहता हूँ, क्लासेस में भी एडवाइस करता हूँ, यहाँ पर भी एडवाइस करता हूँ। तो हमारा कैरियर काउंसलिंग जो प्रोग्राम है
मैंने आपसे बोला था कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो अब से हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो बात चल रही है कि अब आप वहाँ पर भी एग्ज़ाम दे सकते हो, इधर भी एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जब ये एग्ज़ाम्स की बात हम छेड़ रहे हैं, तो कंपैरेटिवली जब देख लेंगे तो आर्ट्स स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने आर्ट्स पढ़ी है, उनको क्या है, या तो वो 22 साल की उम्र में 22 साल के जब हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी वो अपनी जॉब ले सकते हैं, यहाँ पर भी वो जॉब कर सकते हैं। कब? 22 साल की उम्र, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद वो गेजेटेड पोस्ट भी कर लेंगे और नॉन गेजेटेड भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी पोस्ट्स है। और 30 इयर्स के बाद भी वो गेजेटेड में भी जा सकते हैं और नॉन गेजेटेड में भी जा सकते हैं। अब इसके मद्देमुकाबल देख लीजिए आप कि जो हमारा मेडिकल वाला बच्चा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि यार एडवाइस मैं आपको कर रहा हूँ कि अगर हो या ना हो तो आपको मेडिकल ही पढ़ना है, जो 10th का बच्चा है। अब जिन्होंने मेडिकल नहीं पढ़ा, जिनकी आर्ट स्ट्रीम है, मैं आप सब स्टूडेंट से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो डियर, एक काम करें, आप थोड़ा-सा गूगल किया करें, ये मेडिकल टर्म्स, मेडिकल जो है, थोड़ा-सा पढ़ा करें इसके बारे में, क्योंकि ये आपको बहुत कारआमद, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसको पढ़िएगा, थोड़ा-थोड़ा तो इसके बारे में जान लीजिए। कम से कम अगर 100% नहीं, कम से कम 10% अपने बारे में पूरी नॉलेज रखिए। अब मेडिकल स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकता है, देखिए वो तो 18 साल की उम्र में ही जॉब ले सकता है। अब आर्ट्स वाले बच्चे ने 22 साल की उम्र में एलिजिबल हो गया जॉब के लिए। अब हमारा मेडिकल स्ट्रीम का बैकग्राउंड का बच्चा 18 साल की उम्र में ही एलिजिबल हो जाता है जॉब के लिए। अब देख लीजिए फ़र्क, 18, 19, 20, 21, 22, ये इधर 4 साल की फ़र्क लग जाती है। ये 4 साल बाद मुलाजिम लग सकता है, ये 4 साल पहले बन सकता है। ये इधर डॉक्टर बन सकता है, ये डॉक्टर के बजाय कुछ भी बन सकता है। लेकिन मसला ये है, आप अब देख लीजिए, मैं छोटी-सी कंपैरेटिवली बताऊँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम बाद में ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अगर ये डॉक्टर है, ये जो डॉक्टर का लक़ब इसे मिले डीआर, ये डीआर वाला डॉक्टर पता है ना, इधर आपको जब मिल जाएगा, यहाँ तक आते-आते आप 35 के हो जाओगे। यानी कि इसके डबल एज के जब हो जाएँगे, मेडिकल स्टूडेंट के डबल एज के जब हो जाएँगे, तब आप डॉक्टर का नाम लक़ब कमा सकते हो। इसने तो 18 साल की उम्र में ही कमा लिया। दूसरी बात, ये सिर्फ़ ये जो डॉक्टर है ना, इसका अब अगर एकेडमिक लेवल पे हम जाएँगे, तो ये डॉक्टर सिर्फ़ नाम का है। क्योंकि इसको तो सोसाइटी उस तरीके से फिर वैल्यू नहीं देती है। इसको, क्योंकि मैंने अभी बात छेड़ी थी कॉलेजेस की, मैंने बात छेड़ी थी पढ़ाई की, जितने बेइज़्ज़त स्कॉलर होते हैं, उतने बेइज़्ज़त कोई नहीं होता, सिर्फ़ इधर। बाकी जगह तो स्कॉलर्स को बड़ा वैल्यू मिलता है, क्योंकि स्कॉलर जो है एक इंटेलेक्चुअल होता है, इंटेलेक्चुअल की कदर करनी चाहिए। खैर, इधर ये 35 साल के बाद डॉक्टर बनता है डॉक्टर, तो इधर ये 18 साल के बाद डॉक्टर बनता है। तो यानी कि 4 साल पहले इसको जॉब मिलने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में ये 22 साल की उम्र में भी जॉब ले सकता है। इधर ये भी 22 साल, ये भी यहाँ गेज़ेटेड, नॉन गेज़ेटेड, लेकिन ये 18 साल की उम्र में गेज़ेटेड पोस्ट ही ले सकता था। ये भी 30 इयर्स के बाद। यानी कि मेडिकल स्ट्रीम बैकग्राउंड जो बच्चा है, उसको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, आर्ट्स बजाय के आर्ट्स वाले बच्चे को। ये चीज़ें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को पूरा ध्यान में रखना पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि देखिए देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप इत्तेफ़ाक करें या ना करें, अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं कहीं, आपको कम से कम 99 पीपल गिराने वाले मिल जाएँगे, जो आपको गिराने की ओर लगे। एक आध परसेंट ही मिलेगा आपको जो बोलेगा बेटा सीधे रास्ते चले जाओ। इतने परसेंट तो आपको गिराने वाले ही मिल जाएँगे। ये ही दुनिया है। इसी तरीके से दुनिया चली है और चलती जा रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, सेकंड में हो तो यहाँ ही कर लो, थर्ड में हो तो यहाँ ही कर लो। अब जो सिक्स्थ सेमेस्टर का बच्चा है या फोर्थ फिफ्थ वाले बच्चे जो हैं, खासकर जो सिक्स्थ वाला बच्चा जो है, अभी तो आपने एग्ज़ाम देना है सिक्स्थ सेमेस्टर का, तो तुरंत लग जाओ काम पे, यानी कि आप जल्दी-जल्दी मेहनत करना स्टार्ट करो। हाँ, जो भी है वो तो हम कर लेंगे डिस्कस इंशाल्लाह, वीडियोज़ तो आते रहेंगे, बाकी चीज़ें भी बनती रहेंगी, सब चीज़ें हो जाएँगी, सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बैठिए आप अपने रब के हवाले और अपना ढेर सारा ध्यान रख लीजिए। तो टेक केयर, गुड बाय।